नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक मेरा ट्रांसफार्मर है और ये टॉपिक आरआरबी एएलपी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल और आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसका बेसिक कंसेप्ट आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल हम इस पर डिस्क्राइब करेंगे। जब बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि फ्लक्स कैसे क्रिएशन होता है और एक बाइंडिंग का जो फ्लक्स क्रिएशन होता है तो वो दूसरे बाइंडिंग में कैसे लिंक होता है उसको हम आज पहले जानेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। तो पहले मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है। कॉइल मतलब जैसे कॉइल आप समझते होंगे, जैसे आयरन कोई रॉड है उसके ऊपर एक वाइंडिंग कर दिया जाता है तो उसको कॉइल बोलते हैं। तो एक कॉइल हम पहले यहाँ बनाते हैं। सपोज दैट ये कॉइल है और ये कॉइल को जब हम सप्लाई से ऐड करेंगे, सप्लाई जब इसमें देंगे, सपोज यहाँ पर हम एक एसी सप्लाई दे दिए तो जब सप्लाई देंगे तो ऑब्वियसली इसमें एक करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर एक वोल्टेज मान लेते हैं, एसी वोल्टेज मैंने दे दिया तो इसमें एक करंट जाएगा। जैसे ही ये करंट इस बैंडिंग में एंट्री मारेगा तो यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उस फ्लक्स का डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो जैसे इसमें करंट आया, ऐसे करंट आया तो करंट निकालने के लिए देखिए, जैसे करंट इसमें ऐसे आया, जैसे इसमें एंट्री मारेगा तो यहाँ से हमारा फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स आया। अब जब इसका जो फील्ड क्रिएशन हुआ है, फ्लक्स फील्ड, अगर इस फ्लक्स फील्ड में अगर दूसरा कॉइल एक यहाँ पे रख देते हैं, सपोज इसको प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल ये इस करंट के वजह से इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये फ्लक्स दूसरे कॉइल को लिंक कर रहा है। सेकंड कॉइल में मैंने कोई सप्लाई नहीं दिया है, लेकिन इसको हम एक लोड से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि इसमें करंट फ्लो करे। तो जैसे ये फ्लक्स इसमें लिंक करेगा सेकंड कॉइल में तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, उसका फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू d∅dt। ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, अब इसमें सप्लाई तो हम एसी दिए थे, मतलब एसी दिए थे तो ये चेंजिंग फ्लक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। तो ये चेंजिंग फ्लक्स है, ठीक है। तो इस कॉइल में एक चेंजिंग फ्लक्स जब लिंक करेगा तो उसके वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ इंड्यूस हो गया इसमें, अगर ये शॉर्ट सर्किट है सेकेंडरी साइड में तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा ऐसे। इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं अब चूंकि ये सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स है, एक ही टर्न मैंने दिखाया है, इसमें भी सिंगल टर्न दिखाया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम मल्टीपल टर्न यूज़ करेंगे, एक टर्न के बजाय 2 3 4 5 ऐसे करके हम n नंबर ऑफ टर्न यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला में n आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसे क्या देखें कि प्राइमरी में जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में मैंने एक लोड लगा दिया यहाँ पे। ये फ्लक्स लिंकेज का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
इस सेकेंडरी में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसी एक सिंगल वाइंडिंग को मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसी कंसेप्ट को हम एक प्रॉपर तरीके से वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर जैसे कि लेयर बाय लेयर हम एक को ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उस पर वाइंडिंग करके हम ट्रांसफार्मर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेन मतलब मेन इसका पर्पस क्या है कि प्राइमरी में दिए हैं, सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें करंट तो पहले नहीं था, वोल्टेज भी नहीं था। करंट वोल्टेज हमारा प्राइमरी में था, लेकिन अब आ गया सेकेंडरी में भी, विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वोल्टेज इसमें कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, करेंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर दिया गया है। इसका मेन मकसद ट्रांसफॉर्म करना है वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस। और ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर कैन नॉट सप्लाई द पावर, ट्रांसफ़र द पावर। पावर कांस्टेंट होता है दोनों तरफ, प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर होता है। इसी को एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं मेन ट्रांसफार्मर के ऊपर कि ट्रांसफार्मर का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए, एक मैंने क्लोज पाथ ले लिया। देखिए, ट्रांसफार्मर का कैटेगराइजेशन किया गया है। एक तो एयर कोर ट्रांसफार्मर होता है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इस पे हमने वाइंडिंग कर दिया। इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, इसको प्राइमरी, एंड इसको हम सेकेंडरी मान लेते हैं, क्योंकि सेकेंडरी साइड में है इसलिए हमने इसको सेकेंडरी मान लिया। तो जो भी अब प्राइमरी साइड में होगा उसको हम प्राइमरी के अकॉर्डिंग नाम देंगे। जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना हम नाम रखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लिया कि n है, तो इसको प्राइमरी साइड में तो n1 लिख देते हैं, इसको n2 मान लेते हैं। इसमें वोल्टेज, सपोज यहाँ पर मैंने कोई वोल्टेज सप्लाई दिया है तो इसको V1 कर देंगे, यहाँ पर V2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर E1 तो यहाँ पर E2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सपोज एक सप्लाई दे दिया V1, इसके वजह से इसमें एक करंट आएगा I1, ठीक है। अब ये I1 करंट इसमें ऐसे जैसे ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। अब इस फ्लक्स का डायरेक्शन हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोर है ऐसे, ठीक है, अब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ऐसे। थंब को देखिए, थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू ऐसे जाएगा, डायरेक्शन ऐसे होगा। ये फ्लक्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाले कॉइल को लिंक किया। तो अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी साइड में जो लिंक हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, मतलब d∅dt, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू, अगर प्राइमरी साइड का निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू N1 d∅dt। सेकेंडरी साइड का लिखेंगे तो E2 N2 d∅dt, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास बना। तो दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर हम लोग जो पढ़ते हैं, ये एक तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। तो हम अभी आइडियली बात करेंगे। आइडियली मतलब इस ट्रांसफार्मर में कहीं लॉस नहीं हम मानेंगे, लॉस को हम जीरो लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसमें रेजिस्टेंस जीरो है ना, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब लॉस नहीं हो रहा। तो हम एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे बाद में कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो पहले हम सबसे आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे।
तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ, इसमें कहीं लॉस नहीं है। तो लॉस नहीं है तो मैंने अभी क्या देखा, जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने बनाया है, तो ये अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो E1 इज इक्वल E1, या अगर लॉस नहीं है तो E1 और V1 दोनों बराबर है, तो हम V1/V2 कर लेते हैं इज इक्वल टू d5/dt। तो देखिए N1/N2 d5/dt तो कट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको दे दिया कि V1 इज इक्वल टू 230 वोल्ट, N1 दे दिया 100, N2 दे दिया 50, ठीक है। तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू वाट, ठीक है। अब देखिए ये 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये निकल जाएगा। अब हम ये ट्रांसफार्मर का बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए, कैसे फ्लक्स लिंक करता है ना, ये इक्वेशन भी समझ गए। अब इसमें होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप कैसे समझेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ये 2 तरह का होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए मैंने पहले से कोई भी चीज़ लिखा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। हम जो मैंने पढ़ा है पहले उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। तो पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है, सपोज ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो इधर तो N1 है, इधर N2 है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी साइड में हमारा वोल्टेज मिलेगा V1 और ये जो सेकेंडरी साइड में मिलेगा, ये स्टेप डाउन होकर के मिलेगा हमें सेकेंडरी साइड में। इसका मतलब V2 जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो हमेशा लेस देन होगा V1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होना चाहिए, प्राइमरी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सपोज दैट, देखिए प्राइमरी का नंबर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स 100 मान लिए, सेकेंडरी का मैंने मान लिया 50, और प्राइमरी का वोल्टेज मैंने मान लिया 230 वोल्ट। तो आप V2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन यूज़ करेंगे V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ठीक है। तो देखिए V2 हमको निकालना है, इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। तो N2 का वैल्यू कितना दिया है 50, N1 का वैल्यू कितना दिया 100, और ये V1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 230, तो 50 दूनी 100। अब 2 से ये कट जाएगा 115। दोस्तों ये देखो मैंने सप्लाई दिया था V1 इज इक्वल टू 230 वोल्ट, हमको V2 में कितना मिल रहा है 115। इसका मतलब ये वोल्टेज स्टेप डाउन होकर मिला है, कम होकर मिला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सिंपल क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अगर कोई पूछते इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए, प्राइमरी साइड में ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, उसको भी एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं आपको। देखिए V1 मान लिया मैंने 230 वोल्ट, N1 मान लिया मैंने 50, सपोज इस बार मैंने N1 को 50 माना, N2 को मैंने मान लिया 100। अब यहाँ से V2 निकालेंगे, तो V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 100/50, तो 50 दूनी का 100, तो V2 इज इक्वल टू 2 × 230। अब कितना आ जाएगा 0, 6, 4। अब देखिए
V2 में आपको मिल गया 460 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 में तो मैंने 230 दिया था, 230 वोल्ट दिया था, लेकिन V2 में हमको मिल रहा है 460 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज अप होकर के मिल रहा है, ज़्यादा होकर के मिल रहा है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप तो समझ गए कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम किसको बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछते हैं, एएलपी के एग्ज़ाम में, आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ कि ये ट्रांसफार्मर जो हम ये कोर बनाते हैं, ये कोर, ये जो कोर बनता है, आयरन कोर बनाते हैं इसको, ठीक है। ये आयरन कोर क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने ये आपको दिखाया था, बीच में हम एयर को भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बीच में बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आयरन कोर क्यों बनाते हैं? आयरन कोर हम इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो फ्लक्स स्मूथली प्राइमरी टू सेकेंडरी में लिंक करे, इसलिए हम यहाँ पर आयरन कोर बनाते हैं। यहाँ पर फ्लक्स आया, वो आयरन कोर के माध्यम से ही सेकेंडरी में लिंक कर गया, क्योंकि यहाँ पर रिलक्टेंस कम है। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे करंट, तो करंट को फ्लो होने से अपोज जो करता है, फ्लो जब जो करंट फ्लो करता है उसको अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। ठीक उसी तरह फ्लक्स के फ्लो को रिलक्टेंस अपोज करता है। तो जहाँ रिलक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ फ्लक्स का फ्लो भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर आयरन कोर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स का फ्लो स्मूथली हो पाए, इसका रिलक्टेंस कम होता है। उसको डिनोट हम एस से करते हैं, रिलक्टेंस का। इसका फार्मूला भी लिख लीजिए आप, इसका फार्मूला होता है L/μ A, ये रिलक्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा, ये आयरन कोर को लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट कहने का मतलब दोस्तों देखो, जैसे कि ये आयरन का पत्थर होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ बीच से ऐसे कटा हुआ होता है, फिर इसके ऊपर एक ऐसे चढ़ा देते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे एक चढ़ाते हैं। तो ये ना बीच में ये लेमिनेट होता है कोर, ये कोर लेमिनेट होता है, ठीक है। बीच में कुछ मटेरियल भरा जाता है, बीच में, इस बीच में बहुत थिन मटेरियल भरा जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों एक एडी करंट होता है। एडी करंट मतलब ये कोर में, जैसे कि ये फ्लक्स यहाँ से निकला था, आपको इसमें दिखाते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स बाइंडिंग में था, तो ये फ्लक्स इस कोर को भी तो लिंक कर रहा है ना, फ्लक्स तो लिंक कर रहा है आयरन कोर को भी। तो आयरन कोर को जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो उस लिंकेज के वजह से इस कोर में ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि इस कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये कोर क्या है? क्लोज सर्किट है, एक क्लोज सर्किट है। तो इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कोर में, इसमें करंट बहने लगेगा। अब उस करंट के वजह से ये जो मेन फ्लक्स ये इसमें जाकर लिंक हो रहा था, उसको ये रुकेगा, ठीक है। तो उसी करंट को कम करने के लिए हम आयरन कोर को लेमिनेट करते हैं। तो कैसे कम होगा लेमिनेट करने के बाद में? वो लेमिनेट करने के बाद में कम इसलिए होता है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है। इस वजह से इसमें एडी करंट का फ्लो कम होता है, इसलिए हम इसमें लेमिनेट करते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों ट्रांसफार्मर का। और हम अब कुछ क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो एएलपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे।
और उसमें जो थ्योरी आएगा आपको उसी समय थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा देंगे कैसे बनेगा क्या होगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना कि मतलब और वीडियो बनाएं नहीं बनाएं। थोड़ा हमारे पास सुविधा कम है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अभी हम ये बांग्लादेश के बॉर्डर में मेरा ड्यूटी है, यहीं में मैं रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, और आगे भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।